गुड इवनिंग एवरीवन। रट्टा फ्रैक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो है इंडियन इकोनॉमी की। हम पढ़ने वाले यूनिट 3 जिसका नाम है ग्रोथ प्री एंड पोस्ट रिफॉर्म। अब देखो, पहले हमारा काम है टॉपिक को समझना। ग्रोथ आपको पता है, ग्रोथ मीन्स क्या होता है? बढ़ोतरी, मतलब की डेवलपमेंट। प्री मीन्स पहले और पोस्ट मीन्स बाद में। किसके? रिफॉर्म कौन सा हमें पता है, इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात हो रही है। कब हुआ था? 1991 में हुआ था। हमने सेकंड क्लास में पढ़ा है, ठीक है। जो हमारी यूनिट 2 थी उसमें पढ़ा है हमने। क्या पढ़ा है? रिफॉर्म के बारे में पढ़ा है। कौन कौन से हुए थे? एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, वही चीज है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या है? ग्रोथ मतलब डेवलपमेंट। कब? प्री मीन्स पहले, पोस्ट मीन्स बाद में। किसके? रिफॉर्म के। मतलब कि रिफॉर्म से पहले कितनी ग्रोथ थी, रिफॉर्म के बाद कैसे ग्रोथ हुई, कितनी ग्रोथ थी, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब देखो, इसमें से कुछ टॉपिक मेन थे जिनसे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। जिनसे क्वेश्चन आने के चांस नहीं है लेकिन आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट था, बाय चांस कोई क्वेश्चन आ जाए तो मैंने उसको भी इसमें ले रखा है, मतलब इसको भी समझाया है। तो आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट है मैं लेके आया हूं, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो है प्लान्स के जो रीजंस हैं। देखो, हमें अच्छे से पता है कि 5 ईयर प्लान्स के बारे में सबको पता होगा, क्योंकि हम बीकॉम के स्टूडेंट हैं। इतनी बेसिक नॉलेज रहती है कि हमारे डेवलपमेंट के लिए सरकार 5 ईयर प्लान्स पे वर्क करती है, मतलब 5 साल में कुछ प्लान्स बनाती है, उन पे वर्क करती है। तो हमने क्या करेंगे, उनके रीजंस जानेंगे कि 5 ईयर प्लान्स लाने के पीछे रीजन क्या था। अगर कोई प्लानिंग करते हो किसी काम के लिए तो कोई ना कोई वजह होती है, तो हम देखेंगे इसकी वजह क्या थी कि 5 ईयर प्लान्स को लाया गया। तो जो पहला पॉइंट है वो है टू सॉल्व द इमीडिएट प्रॉब्लम्स ऑफ शॉर्टेज ऑफ फूड एंड कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन। देखो, सिंपल सा है कि इन्फ्लेशन और फूड, अगर देश की पॉपुलेशन ज्यादा है तो लोगों को क्या चाहिए? अगर हर इंसान के पास खाने के लिए है तो कोई भी भूखमरी से मरेगा। किसी को कोई दिक्कत है, कोई पैसा कमाने की नीड, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? फूड। और अगर फूड ही उन्हें मिल जाए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या था? शॉर्टेज था किसका? फूड का। और इन्फ्लेशन कैसा था? ज्यादा था। जब फूड का शॉर्टेज होगा, जब मार्केट में फूड की सप्लाई नहीं होगी तो दाम बड़ा होगा, इन्फ्लेशन होगा। सिंपल सा है कि डिमांड ज्यादा है और प्रोडक्ट कम है, तो लोग जितना आप बोलोगे उतने में खरीद लेंगे। मतलब कि क्या था कि सप्लाई नहीं थी, फूड का शॉर्टेज था, तो इन्फ्लेशन कैसा था? हाई था। तो इसको ठीक करना पहला रीजन था किसका? जो 5 ईयर प्लान आते हैं उनका। दूसरा पॉइंट है डिसाइड टू इंक्रीज इरिगेशन। जो इरिगेशन है मतलब खेती बाड़ी है, उसको बढ़ाने का डिसाइड किया गया था प्लान्स में। ये रीजंस था कि जो इरिगेशन उसको बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है वो है डिसाइडेड टू तीसरा पॉइंट है रैपिड डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री एज टू बिल्ड एन इंडस्ट्रियल बेस ऑफ द इकोनॉमी। मतलब इकोनॉमी को इंडस्ट्रियल बेस, मतलब इंडस्ट्रीज को क्या करना है? रैपिड ग्रोथ करनी है, इंडस्ट्रीज को बढ़ाना है, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री इंक्रीज करनी है। इससे क्या होगा? इससे एम्प्लॉयमेंट आएगा, लोगों को जॉब मिलेंगी। इंडस्ट्री जब रहेगा तो प्रोडक्शन होगा, और प्रोडक्शन सीधा इकोनॉमी को इफेक्ट करता है। मैंने बताया था जिस कंट्री का जितना प्रोडक्शन होगा, जितना डिमांड होगी, इतनी सप्लाई होगी, उतनी उसकी ग्रोथ होगी। मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो सिंपल सा है कि जो तीसरा था वो था कि इंडस्ट्रीज को ग्रो करना है, इंडस्ट्रीज को बढ़ाना है, इंडस्ट्रीज को और सेटअप करना है। अगला जो गोल है वो है increasing production of coal, electricity, iron and steel, heavy machinery, heavy chemicals and heavy industries which would increase the capacity for capital formation। देखो, मैंने बताया कि जो अगला गोल था वो था कि इंक्रीज करना है किसका प्रोडक्शन? कोल का, इलेक्ट्रिसिटी का, आयरन एंड स्टील का, ठीक है। उसके बाद हैवी मशीनरीज का और हैवी केमिकल्स का, हैवी इंडस्ट्रीज। जब आप सब इनका ग्रोथ कर लोगे तो आपका जो कैपिटल फॉर्मेशन है उसमें इंक्रीजमेंट हो जाएगा। जो आपकी कैपिटल फॉर्मेशन है वो कैसी हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारे क्या थे? रीजंस थे जिनकी वजह से 5 ईयर प्लान्स को लाया गया। देखो, पहला टॉपिक इसमें क्या था कि रीजंस क्या थे, प्लान्स के रीजंस क्या थे, इनको क्यों लाया गया। तो हमने देख लिया कि इरिगेशन का था, इंडस्ट्रीज का था, इन्फ्लेशन को कम करने का था, फूड सप्लाई का शॉर्टेज था उसको बढ़ाने का था। ये मोटे मोटे रीजंस थे, हमने देख लिए। अब हम पढ़ेंगे कि जो पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनका रोल क्या था इस ग्रोथ में, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ में पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स का रोल क्या होता है या क्या था, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो पहला है, द पब्लिक सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी इज द पार्ट ऑफ द इकोनॉमी दैट प्रोवाइड्स इंफ्रास्ट्रक्चर। जो पब्लिक सेक्टर होता है वो क्या करता है? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है, समझाऊंगा। पब्लिक ट्रांसपोर्टन प्रोवाइड कराता है, और क्या कराता है? पब्लिक एजुकेशन प्रोवाइड कराता है, और क्या कराता है? हेल्थ केयर प्रोवाइड कराता है, पुलिस एंड मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड कराता है। मैंने क्या कहा? पब्लिक सेक्टर में पता है जो गवर्नमेंट जिसका गवर्नमेंट
कंट्रोल करती है। वो क्या करता है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स हो गई, बड़े बड़े हमारे लिए संस्थान हो गए, बड़े बड़े जो हमारे लिए मतलब कि जिनमें हम पब्लिक जो गवर्नमेंट का होता है फ्री होता है उसमें रह सकते हैं, लाइक उस टाइप के हो गए। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कोई भी डेवलपमेंट के लिए बिल्डिंग बनी है या कोई ट्रांसपोर्ट बना है या कोई बड़े बड़े डैम्स बने उन्हें हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो रिवर्स के जो डैम हो गए या फिर आपके ब्रिजेस हो गए, ठीक है, तो ये सब आ गया आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में। फिर मैंने दूसरा पॉइंट बोला आपका पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन लाइक बसेस, रेलवेज, इनको कौन कराता है, पब्लिक सेक्टर कराता है। फिर आपका थर्ड पॉइंट था इसमें, थर्ड पॉइंट था आपका पब्लिक एजुकेशन, मतलब लोगों को शिक्षा देना, ये कौन कराता है कि आपकी पब्लिक सेक्टर कराता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है हेल्थ केयर, लोगों की जो हेल्थ है उसको बढ़ावा देना किसका काम है, पब्लिक का है, पब्लिक सेक्टर का है। और लास्ट हमारा था जो पॉइंट है वो है पुलिस एंड मिलिट्री सर्विसेज किसके हाथ में होता है, पब्लिक सेक्टर के हाथ में होता है। तो हम सीख रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर का रोल क्या होता है किसमें, इकोनॉमी में। जो उसकी दूसरा पॉइंट है वो है पब्लिक सेक्टर बूस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर आपका पब्लिक सेक्टर अच्छा होगा तो इससे क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा होगा, बूस्ट होगा, मतलब ग्रो होगा, बहुत जल्दी ग्रो होगा। इसके अगले पॉइंट है कैसे बूस्ट करेगा, बाय डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके। पहला पॉइंट क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके। दूसरा पॉइंट है इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री है उनका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करके, मतलब स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री सेटअप करके, ज्यादा इंडस्ट्री सेटअप करके, लोगों को समझा के कि इंडस्ट्री खोलने से आपका प्रॉफिट है। तीसरा जो पॉइंट है वो है एम्प्लॉयमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज देकर। जब इंडस्ट्री सेटअप होंगी, जब आप डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्री सेटअप करोगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट का चांस मिलेगा, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो है क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज, वही चीज है एम्प्लॉयमेंट, यहाँ भी क्रिएटिंग क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटीज। आप लोगों के लिए जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज आप क्या कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, ये एक पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल, कैपिटल का फॉर्मेशन होता है जब पब्लिक सेक्टर अच्छे से वर्क करता है इकोनॉमी के लिए, तो कैपिटल का फॉर्मेशन होता है। जब अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराओगे तो लोग आपकी सर्विस लेना पसंद करेंगे, और जब सर्विस लेना पसंद करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो इकोनॉमी ग्रो होगी, इकोनॉमी ग्रो होगी तो आपका कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज होगा। बात समझ में आ रही है। लास्ट जो इसका पॉइंट है वो है कंट्रीब्यूट टू कम्युनिटी डेवलपमेंट। यहाँ पे कम्युनिटी डेवलपमेंट का क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सोशल को भी देखा जाता है। पब्लिक सेक्टर का जो मेन मुद्दा होता है वो होता है सोसाइटी के साथ चलना, मतलब इंक्लूसिव डेवलपमेंट होता है उसमें, ठीक है, मतलब सोसाइटी के साथ चलते हैं। तो जो लास्ट पॉइंट था वो था कि इंप्रूवमेंट इन कम्युनिटी डेवलपमेंट, जो सोसाइटी है सोशल डेवलपमेंट को फोकस करता है पब्लिक सेक्टर। तो ये हमारा हो गया रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। कुछ बात कर लेते हैं हम किसका, प्राइवेट सेक्टर का भी, क्योंकि पब्लिक का देखा तो प्राइवेट सेक्टर का भी देखेंगे। प्राइवेट सेक्टर आपको पता है ऐसा सेक्टर जिसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता और उनका जो मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट अर्निंग, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर आप समझ गए ऐसे लोग जो अपने हित के लिए, निजी संस्था, मतलब किसी ऐसे, मतलब ऐसे कोई इंसान है उसके पास, उसने क्या किया, इंडस्ट्री सेटअप कर ली, वो अमीर हो गया, लाइक अंबानी, अडानी, ये सब क्या है, इनके प्राइवेट सेक्टर से, इनमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है, इंटरफेरेंस है लेकिन उतना नहीं है, मतलब इनके मालिक कौन है, वो लोग हैं। तो ऐसे सेक्टर्स का क्या रोल होता है वो देख लेते हैं। पहला होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है, जो प्राइवेट सेक्टर होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है। मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि मोस्टली जितना भी ग्रोथ है, जितना भी इनकम है, जितना भी कुछ भी है वो प्राइवेट सेक्टर से ही आता है। अगर मैं इंडस्ट्रीज की बात करूं तो 75% इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर की है, पब्लिक सेक्टर की नहीं है, ठीक है। मैंने डाटा चेक किया था उसमें 16,000 कुछ थी किसकी, पब्लिक सेक्टर की, और 1,16,000 थी प्राइवेट सेक्टर की। तो आप देख सकते हो कि प्राइवेट सेक्टर और जो पब्लिक सेक्टर उसमें क्या डिफरेंस है। 1,06,000 थी, सॉरी 1,06,000 थी प्राइवेट सेक्टर की 1,20,000 में से, और 16,000 के आसपास थी आपकी पब्लिक सेक्टर की, ठीक है, मतलब इसी के आसपास कुछ था। तो आप देख रहे हो कितना बड़ा डिफरेंस है दोनों में। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्टर है। दूसरा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जब ज्यादा इंडस्ट्रीज होंगी तो एम्प्लॉयमेंट होगा, चाहे पब्लिक सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर इंडस्ट्रीज है, वर्कफोर्स चाहिए, लेबर चाहिए, तो लोगों को लगाना पड़ेगा, लोगों को लगाना पड़ेगा, उनको जॉब मिलेगी, जॉब मिलेगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। बात समझ में आ रही है। तीसरा है हेल्पफुल फॉर डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट के लिए कैसा होता है, हेल्पफुल होता है, ठीक है। अगला है कंट्रीब्यूशन टू एग्रीकल्चर, इससे एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूशन होता है। सर एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूशन कैसे होता है समझा दीजिए। तो एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूशन ऐसे होता है कि कुछ कंपनियां, कुछ इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर के लिए क्या बनाती है, पेस्टिसाइड्स
पेस्टिसाइड्स बनाती हैं, ठीक है, और जो उसमें डलती है खाद वो बनाती है, मिनरल्स बनाती है, किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए, खेतों के लिए, ठीक है, खाद बनाती है, पेस्टिसाइड्स बनाती हैं, और जितने भी कीटनाशक होते हैं उनको बनाती हैं। तो वो सब क्या होगी, एग्रीकल्चर को क्या कर रही है, कंट्रीब्यूट कर रही हैं। अगला है इंडस्ट्रीज में कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अब कुछ मशीनरी बनाने वाली कंपनियां हैं, इंडस्ट्रीज को मशीनरी चाहिए, तो इंडस्ट्रीज को मशीनरी कौन प्रोवाइड कराएगा, मशीन बनाने वाली कंपनियां। तो वो किस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कौन, प्राइवेट सेक्टर। अगला है हाई पोटेंशियल, जो इसका पोटेंशियल होता है, जो इसकी पोटेंशियल मतलब जो इसकी ताकत होती है, जो इसकी इफेक्टिवनेस होती है, वो कैसी होती है, हाई होती है। मतलब इनके अंदर जज्बा होता है कि ज्यादा काम करने का। जैसे हम बात करें पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में, अगर हम वो करें, कंपेयर करें, तो अगर पब्लिक सेक्टर 100 प्रोडक्ट बना रहा है एक दिन में, तो वहीं पे प्राइवेट सेक्टर बनाता है ऑलमोस्ट 500 प्रोडक्ट, मतलब कि 5 गुना ज्यादा इसके अंदर पोटेंशियल है। बात समझ में आ गई। तो ये हो गए हमारे किसके, प्राइवेट सेक्टर के। अब हम बात करेंगे अचीवमेंट्स एंड फेलर्स ऑफ प्लानिंग ड्यूरिंग 1951 से 1990। देखो सिंपल सा बात है कि हम बात करेंगे 5 ईयर प्लान्स जो आए थे, उनमें क्या क्या अचीवमेंट हुआ और क्या क्या फेल हुआ, ठीक है। आपकी किताब में हर एक प्लान दिया गया है, लेकिन मेरी छोटी सी बात ध्यान रखना, प्लान्स आप पढ़ लो बट ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके एग्जाम में से क्वेश्चंस नहीं आएगा। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा जो हम पहले पढ़ चुके हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, और रीजंस क्या थे 5 ईयर प्लान्स के, और जो लास्ट में एक टॉपिक उसके क्वेश्चंस आएंगे, प्लान से आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। फिर पढ़ लेते हैं अचीवमेंट एंड फेलियर्स ऑफ प्लानिंग ड्यूरिंग 1951 और 1990। मतलब 1951 से लेकर 1990 तक, मतलब 1991 से पहले, इकोनॉमिक रिफॉर्म आने से पहले क्या क्या अचीवमेंट्स थे और क्या क्या फेलियर्स थे, मतलब क्या क्या पाया था, क्या क्या खोया था, देख लेते हैं एक बार। पहला है ग्रोथ ऑफ नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम, जो नेशनल और पर कैपिटा इनकम है वो ग्रो हुई थी, उसकी ग्रोथ हुई थी। दूसरा पॉइंट है ग्रोथ ऑफ सेविंग्स इन इंडिया, इंडिया की जो सेविंग्स हैं, पैसा बचाने का मतलब कैपिटल फॉर्मेशन की क्या हुई थी, ग्रोथ हुई थी। तीसरा है राइज इन पर कैपिटा सीरियल, देखो सीरियल जो होता है, सीरियल CEREAL, इसे हम बोलते हैं ग्रेन, ग्रेन मतलब आपका अनाज। तो इसमें क्या हुआ कि ग्रेन को स्टोर करने की ग्रोथ हुई थी, ठीक है, इसका डेवलपमेंट हुआ था, राइज हुआ था, जो इसका पर कैपिटा इनकम है वो ग्रोथ हुआ था। पहले हमारी कंट्री एग्रीकल्चर पर फोकस नहीं करती थी, लोग काम करना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमसे जबरदस्ती काम कराया था, ठीक है। कुछ जमींदार हुआ करते थे, तो इस वजह से किसान अपने मन से काम नहीं करते थे, इसलिए क्या होता था, ग्रो नहीं हो रहा था। फिर लोगों को ग्रेन्स प्रोड्यूस करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। तो इससे क्या हुआ था कि पर कैपिटा इनकम है ग्रेन्स की, मतलब कि हर इंसान के पास जो ग्रेन्स की कैपेसिटी है, अगर जैसे मान लो पूरा प्रोडक्शन हुआ ग्रेन्स का, जैसे मान लो कि हजार किलो गेहूं हुआ, ठीक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, 1000 किलो गेहूं हुआ और लोग हैं 100, तो एक के हेड पे कितना आएगा, 10। तो ये क्या हुआ, इसमें भी इंक्रीजमेंट हुआ था, किससे, अचीवमेंट है किसके, प्लानिंग के, ठीक है। अगला है, चौथा है इंप्रूवमेंट इन द पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ सेवरल बेसिक कंज्यूमर गुड्स। कुछ कंज्यूमर गुड्स होती है लाइक कोलगेट, सॉल्ट, या फिर आपका शुगर, ये सभी कंज्यूमर गुड्स है, ऑयल। तो उनमें क्या हुआ था, उनके कंजम्पशन में बढ़ोतरी हुई थी। जब कंजम्पशन में बढ़ोतरी होगी तो डिमांड ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा होगी तो सप्लाई ज्यादा होगी, सप्लाई ज्यादा होगी तो मनी ज्यादा मिलेगा, मनी ज्यादा मिलेगा तो इकोनॉमी कैसी होगी, ग्रो होगी। देखो हर चीज कनेक्टेड है। आगे बढ़ते हैं, आगे वाला जो टॉपिक है वो है अचीवमेंट ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स एंड रॉ मटेरियल। देखो रॉ मटेरियल और फूड ग्रेन्स हम पहले बाहर से मंगाया करते थे, हमारे यहाँ पे नहीं हुआ करता था, लेकिन हमने क्या किया, जो प्लानिंग की 1990 तक, उसमें क्या किया, हमने अचीव कर लिया किसको, जो हमारा फूड है उसको हमने ग्रो करना शुरू कर दिया, एग्रीकल्चर पे वर्क किया, हमारे यहाँ खेती अच्छी होती है। कुछ खेत खराब हो गए थे इंडिगो की वजह से, जो नील उगाई गई थी ब्रिटिश द्वारा, उसकी वजह से खराब हो गए थे, उनको हमने मिनरल्स मैनुअल्स डाल के सही कर लिया, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, अचीवमेंट हुआ किसमें, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स एंड रॉ मटेरियल। अगला पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, मतलब इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हुई, इंडस्ट्रीज फैल गई। जो इंडस्ट्रीज बनाने का मकसद था वो कैसी होगी, फैल गई, लोगों ने इंडस्ट्रीज में आने का मतलब ठाना और इंडस्ट्रीज खोलने की मतलब हिम्मत की, और इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ी ग्रोथ हुई। अब ये क्यों हुआ था, हम सेकंड क्लास में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमारा वो था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन पढ़ चुके हैं उसमें हम, ठीक है। फिर भी देख लेते हैं इसको। अब ये हो गया हमारा अचीवमेंट एंड फेलियर ऑफ प्लानिंग ड्यूरिंग 1951 से 1990 तक, ठीक है, ये हमने देख लिया कि पॉइंट। अब बात करते हैं ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन फर्स्ट 5 ईयर प्लान। देखो अब हम एक एक करके सभी 12 के 12 5 ईयर प्लान देखेंगे, बहुत जल्दी जल्दी देखेंगे क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा देख लो।
1990 से पहले सबका बेसिक गोल था, देख लेंगे क्या क्या था। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारे हुए थे कब से, 1951 से 1956 तक। इनमें क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। तो पहला इसमें था एड्रेस मेनली द एग्रीन सेक्टर इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन डैम्स एंड इरिगेशन। देखो क्या था, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको बढ़ावा देना इसका काम था, जो सबसे मेन मोटिव था 1951 से 1956 से लेकर। अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा तो फूड कहां से लाओगे, फूड नहीं लाओगे तो आपके अंदर हेल्थ नहीं होगी, और एनर्जी नहीं होगी तो आप काम कैसे करोगे। तो सिंपल सा है, अगर जब तक पेट में खाना नहीं है तब तक आप कोई काम नहीं कर सकते हो। इसलिए पहला फर्स्ट ईयर प्लान था, उसका जो मेन मोटिव था वो क्या था, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना, इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट करना किस पर, डैम पर और इरिगेशन पर। मतलब कि अगर इरिगेशन नहीं करोगे, सिंचाई नहीं कर पाओगे, खेतों में पानी नहीं पहुंचेगा तो खेती कैसे होगी। तो इरिगेशन पर इन्वेस्टमेंट, डैम्स पर इन्वेस्टमेंट। कुछ जगह ऐसी है जहां से ग्राउंड वाटर नहीं निकलता, अगर आप बात करो प्लेन्स की, लाइक उत्तर प्रदेश, उसमें ग्राउंड वाटर निकलता है, लोग आराम से खेती कर लेते हैं। लेकिन कुछ जगह है जहां पर ग्राउंड वाटर नहीं निकलता, वहां पे पानी स्टोर करने के लिए क्या करना पड़ा, डैम्स को बनाना पड़ा। ओके, आगे देखते हैं। अगला इसका एग्रीकल्चर सेक्टर वाज हिट हार्डेस्ट बाय पार्टीशन एंड नीडेड अर्जेंट अटेंशन। जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो पार्टीशन की वजह से कैसा हुआ, बहुत ही उसको झटका लगा, और इसको ठीक करना, इसमें अटेंशन पाना बहुत ही जरूरी था, जितनी जल्दी हो सके। तो हमने क्या किया, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर को रखा। ठीक है, लास्ट इसका पॉइंट है, ह्यूज एलोकेशन वर मेड फॉर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स लाइक द वाकड़ा नागल डैम। वाकड़ा नागल डैम का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, इसको बनाने के लिए ह्यूज एलोकेशन ऑफ मनी, मतलब इन्वेस्टमेंट लगाया गया, जिससे कि वाकड़ा नागल डैम बनाया जा सके, क्योंकि इससे बहुत सारे राज्यों को क्या मिलने वाला था, सिंचाई के लिए पानी, इरिगेशन के लिए वाटर मिलने वाला था, इसमें स्टोर करते। तो इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए क्या किया गया, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में उसके लिए मनी एलोकेट किया गया। तो ये हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान का हो गया। अब बात करते हैं सेकंड 5 ईयर प्लान में, इसमें क्या हुआ था। तो पहला इसका फोकस था, पहले देख लो 1956 से लेकर 5 जोड़ लो 1961 तक ये हुआ था। ठीक है, इसका पहला था फोकस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर, मतलब कि जो पब्लिक सेक्टर है वो बहुत ही बुरी तरह काम कर रहा था, उसमें फोकस किया गया कि इसका डेवलपमेंट किया जाए। पहले मिक्स्ड इकोनॉमी पे ज्यादा फोकस नहीं किया जाता था, मतलब प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था। बात करोगे और ये 1956 से 61, तो पब्लिक सेक्टर को क्या किया गया, ग्रोथ करने की बात की गई कि पब्लिक सेक्टर को ग्रोथ करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों के पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो लोग ज्यादा चीजें कंज्यूम करेंगे, ज्यादा चीज कंज्यूम करेंगे तो प्रोडक्शन होगा, और प्रोडक्शन होगा तो ग्रोथ होगी। समझ में आ रही है। अगला पॉइंट देखते हैं, हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट वाज डन इन सेटिंग अप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हैवी इन्वेस्टमेंट किया गया। क्यों किया गया, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो इंडस्ट्री काम कैसे करेगी। पब्लिक सेक्टर आप ग्रो करना चाहते हो, इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, मशीनरी चाहिए, मशीन चलती किससे है, इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे, तो इस पर फोकस किया गया। तो ये दो हुए थे। ठीक है, सेकंड 5 ईयर प्लान में इन पर फोकस किया गया था। थर्ड है, थर्ड 5 ईयर प्लान हमारा चला था 1961 से लेकर 1966 तक। ठीक है, 1961 से लेकर 1966 तक। लेकिन मैं आपको बता दूं 1962 में चाइना और इंडिया का वार, उसे बोलते हैं साइनो इंडिया वार। ठीक है, साइनो इंडिया वार बोलते हैं। तो चाइना और इंडिया का वार होता है 1962 में, जिसकी वजह से बहुत सारा घाटा हुआ था। तो जो हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान है वो कैसा हुआ था, फेल हुआ था। उसमें हमारे जो ऑब्जेक्ट्स थे उनको हमने नहीं पा पाया था। ठीक है, तो देखते हैं क्या कहता है इसमें, एन इंक्रीज एन नेशनल इनकम ऑफ मोर देन 5% एनुअली, मतलब एक साल में 5% से ज्यादा नेशनल इनकम बढ़ाने का था, लेकिन 2 पॉइंट कुछ रह गया था। ठीक है, 2.6 के आसपास रह गया था, मतलब इसमें ग्रोथ नहीं हुई थी। दूसरा है an increase in the agriculture produced and to achieve self sufficiency by increasing food grain production। जो हमने पहले पढ़ा था कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन करना पड़ेगा, जिससे कि हम खुद अपनी कंट्री में इतना धान्य कमा लें, धान्य में से इतना ग्रेन कमा लें, इतना ग्रेन उगा लें कि लोगों का पेट भर सके, हमें बाहर से ना मंगाना पड़े। हम जो पैसा बाहर दे रहे हैं ग्रेन्स के लिए, वो हम अपने देश में कमा के खुद पेट भर लें। तो इस पर हमने फोकस किया था। ठीक है, अगला है थर्ड 5 ईयर प्लान वाज अ फेलियर बिकॉज ऑफ 1962 इंडो चाइना वार। इसमें एक तो 1962 में इंडो चाइना वार हुआ था, और 1965 में आपका पाकिस्तान वार हुआ था। ठीक है, जिसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी का देहांत हो गया था। तो वही बात हो रही है कि 1966 से चलने वाला था, 1962 में वार हुआ, 1965 में वार हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये फेलियर था, ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अब बात करते हैं प्लान हॉलीडे। जब 2 बार हुए तो कहीं ना कहीं प्लान में रोक लगी होगी, क्योंकि रिसोर्सेज खत्म हुए होंगे कि नहीं हुए होंगे। आप बोलोगे सर हुए होंगे। जब रिसोर्सेज खत्म हुए हैं तो कहीं ना कहीं प्लान में थोड़ा थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम आई होगी। प्लान ऐसा तो है नहीं कि हम
जो भी प्लान है उनको ऐसे ही चलाते रहें, क्योंकि अगर कहीं पे प्लानिंग हमारी खराब होती है हम क्या करते हैं उसको थोड़ा रोक कर फिर दूसरी प्लानिंग करते हैं। तो यहाँ भी क्या किया गया, प्लान हॉलीडे बनाया गया। कब? 3 साल का बनाया गया, 1966 से लेकर 1969 तक इसको प्लान हॉलीडे घोषित किया गया। इसमें कोई प्लान नहीं था, ठीक है। इसमें क्या क्या हुआ, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट टाइम फोकस इंक्रीज द एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री। जो एक्सपोर्ट है कंट्री का उसको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहली बार इसी दौर में, इसी टाइम में सोचा था कि हमें एक्सपोर्ट बढ़ाना है। और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए यहाँ पे डीवैल्यूएशन किया गया था। लास्ट क्लास में हमने इसके बारे में पढ़ा था डीवैल्यूएशन क्या होता है। डीवैल्यूएशन वो होता है अगर आपका प्रोडक्ट 100 रुपए में बिच रहा है, आपने क्या किया, इसकी वैल्यू को डीवैल्यू कर दिया। डी मतलब घटा दिया, कितना कर दिया, 70 कर दिया। तो अब जैसे 100 बिक रही थी 10, तो 17 कितनी बिकेंगी, 20 बिकेंगी। मतलब कि अगर प्राइस कम करोगे तो डिमांड ज्यादा होगी कि नहीं होगी, डिमांड ज्यादा होगी तो फिर आपको फर्क पड़ने वाला है किस पर, आपके कंट्री में मनी आएगी, एक्सपोर्ट ज्यादा होगा। देखो सिंपल सा है, डीवैल्यूएशन क्या करता है, आपके प्रोडक्ट की जो डिमांड होती है, मतलब जो पैसा होता है कम कर देता है। अब जब पैसा कम हो गया तो बाहर के देश वाले क्या करेंगे, ज्यादा लेना चाहेंगे। अभी बाहर के देश के ले रहे हैं 100 और रेट कितना है 100 रुपए, अगर आप कर दोगे 50 रुपए तो वो 200 लेंगे। तो इससे क्या हुआ, एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ। तो पहली टाइम फोकस किया था प्लान हॉलीडे में कंट्री ने कि हमें एक्सपोर्ट क्या करना है, ग्रोथ करना है। और जो मेन रीजन था प्लान हॉलीडेज का कि इसको क्यों रखा गया, वो रीजन तो आपको पता है, वॉर की वजह से, लैक ऑफ रिसोर्सेज ज्यादा नहीं थे उसकी वजह से, और इन्फ्लेशन में इंक्रीज होने की वजह से। जब रिसोर्स ज्यादा नहीं होंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अगला है फोर्थ 5 ईयर प्लान जो 1969 से लेकर 1974 तक चला था, फोर्थ 5 ईयर प्लान। इसके बारे में देख लेते हैं। पहला है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लान वाज ऑन द रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी को हटाना इसका मेन मोटिव था, ठीक है। पॉवर्टी मतलब भूखमरी को हटाना इसका क्या था, मेन मोटिव था। गरीबी को हटाना क्या था, मेन मोटिव था। अगला है न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी। एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी मतलब हमने पहले फोकस किया था कि एग्रीकल्चर में हमें डैम्स बनाने, इरिगेशन के लिए काम करना है, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी न्यू बनाएगी कि हम एग्रीकल्चर में और अच्छे से डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, जो खेती है उसमें प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं, तो इस पर फोकस किया गया। अगला है ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मतलब एक समान से, ऐसा नहीं है कि कहीं डाउन जा रही है कि ऊपर जा रही है, स्टेबिलिटी के साथ ग्रोथ करना। और प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ डिपेंडेंट मतलब कि हमें क्या करना है, स्टेबिलिटी रखनी है और इतना करना है कि हमें सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, किसी और कंट्री से हमें कोई सामान ना मंगाना पड़े, लाइक ग्रेन्स। एग्रीकल्चर वाला हमें स्ट्रेटजी बनाई थी कि अच्छे से करना है, और किसके साथ, स्टेबिलिटी के साथ। अगर मान लो कि एक साल में अगर कहीं पर जैसे मान लो कि 10 कुंटल गेहूं हुआ है तो अगली साल 10 रहे, 10 से नीचे न जाए। और दूसरा क्या है, सेल्फ डिपेंडेंट इतना आ जाए कि देश के हर एक लोग को मिलता रहे। तो ये थे हमारे फोर्थ 5 ईयर प्लान के। अब हम बात करते हैं फिफ्थ 5 ईयर प्लान। जो हमारा फिफ्थ 5 ईयर प्लान था, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं हम। तो वो हमारा हुआ था 1974 से लेकर 1978 तक। 1974 से लेकर 1978 तक ही हमारा फिफ्थ 5 ईयर प्लान था। इसमें क्या था, इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयमेंट लेवल, एम्प्लॉयमेंट लेवल को इंक्रीज करना, लोगों को ज्यादा जॉब्स देना। दूसरा था रिड्यूसिंग पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओगे तो पॉवर्टी गिरेगी, गरीबी घटेगी। तीसरा था इंक्रीज इन डोमेस्टिक रेट ऑफ सेविंग। जो डोमेस्टिक रेट ऑफ सेविंग है मतलब कि जो स्टेट्स हैं, जो लोगों की सेविंग्स है, या फिर जो डोमेस्टिक रेट है सेविंग्स का, उसको इंक्रीज करना, ठीक है। तो हमारा 3 इसमें मोटिव थे कि एक तो एम्प्लॉयमेंट लेवल इंक्रीज करना था, दूसरा पॉवर्टी घटाना था, और तीसरा था कि जो डोमेस्टिक रेट ऑफ सेविंग्स है, मतलब लोग भी सेव करना शुरू करते हैं, या फिर जो भी स्टेट हैं, जो भी छोटे छोटे स्टेट्स थे वो क्या करें, अपनी सेविंग स्टार्ट कर दें। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है सेविंग, आप लोग नहीं कर रहे हो, तो आप लोग भी करो और डेवलपमेंट के लिए लगाओ। तो ये हमारा इसमें मोटिव था फिफ्थ में। सिक्स्थ की अगर हम बात करें, सिक्स्थ 5 ईयर प्लान ये चला था हमारा 1980 से लेकर 85 तक, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, स्पीडी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसमें क्या हुआ था, स्पीडी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इसमें इंडस्ट्रीज को स्पीड मिला था। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या मिला था, स्पीड मिला था। बहुत जल्दी इसमें ग्रोथ करने के लिए बोला था कि और हमें इंडस्ट्री क्या करनी, ग्रोथ करनी है। क्योंकि इससे पहले हमारा मोटिव क्या था, इंप्लॉयमेंट को बढ़ाना है। इंप्लॉयमेंट कैसे बढ़ाया, जब इंडस्ट्रीज होंगी। तो अगले 5 ईयर प्लान में हमने क्या किया कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको स्पीड अप किया, उसको बूस्ट किया, ठीक है। अगला इसका है राइज इन द एम्प्लॉयमेंट लेवल। जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है उसको क्या किया, राइज किया गया, ठीक है। जो एम्प्लॉयमेंट लेवल उसको राइज किया गया। अगला पॉइंट है पॉवर्टी रिडक्शन, पॉवर्टी को रिड्यूस किया गया, वो यहाँ पे था, ठीक है।
तो जब 1978 से लेकर 1985 तक हमारे 3 पॉइंट थे। एक था इंडस्ट्रीज को बढ़ाना, दूसरा था कि जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है उसको राइज करना, तीसरा है पॉवर्टी को रिड्यूस करना। यहाँ पे वही था, एम्प्लॉयमेंट लेवल को राइज करना, पॉवर्टी को रिड्यूस करना। और यहाँ पे एक और था जो कि था अचीवमेंट ऑफ सेल्फ डिपेंडेंट, मतलब कि हमें इतना करना है कि सेल्फ डिपेंडेंट रहें। अब बात करते हैं 7th 5 ईयर प्लान की, जो हुआ था 1985 से लेकर 1990 तक। मतलब कि इकोनॉमिक रिफॉर्म आने के पहले ये लास्ट 5 ईयर प्लान था। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या क्या हुआ था। तो इसमें हुआ था इंक्रीजिंग इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, मतलब कि जो इकोनॉमिक प्रोडक्शन है, इकोनॉमिक के लिए जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करना था। प्रोडक्शन थोड़ा डाउन था क्योंकि लोग अच्छे से काम नहीं कर रहे होंगे, तो उसे क्या करना था, इंक्रीज करना था। किसका मकसद था ये? 7th 5 ईयर प्लान का, जो कि 1985 से लेकर 1990 तक रहा था। अगला है प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स को प्रोड्यूस करना है। देखो कुछ ना कुछ बेसिक चीजें हैं जो हर एक 5 ईयर प्लान में रही थी, जो हमारी बेसिक नीड्स थी, लाइक फूड ग्रेन्स, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रीज, ये सब हमारी क्या बेसिक नीड्स हैं। ये कहीं ना कहीं हर 5 ईयर प्लान में कहीं ना कहीं दिखने को मिलेगी। अगला पॉइंट है जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट थ्रू सोशल जस्टिस, मतलब कि सोशल जस्टिस के थ्रू एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना। ऐसा नहीं है कि यादवों को ज्यादा दे दिया, ठाकुरों को ज्यादा दे दिया, SC ST नीचे है उनको हम नहीं देख रहे हैं। सोशल जस्टिस के साथ एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना किसका था? 7th 5 ईयर प्लान का था। ठीक है, इसके बाद हमारे आए थे इकोनॉमिक रिफॉर्म, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, 1991 में आए थे। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो जाके देख लें, जिसमें हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात की है। ठीक है, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात करें तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या होते हैं? इकोनॉमिक रिफॉर्म होते हैं, मैंने बता दिया, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इनके बारे में बात हम कर चुके हैं। ठीक है, तो इतना हमारा हो गया। इसके बारे में और देखेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म में क्या क्या चेंज आया वो देखेंगे। तो इसके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक थे, मतलब जो इसके ऑब्जेक्टिव थे किसके इकोनॉमिक रिफॉर्म की, उनकी बात कर लेते हैं। पहला था डी लाइसेंसिंग, हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। जो लाइसेंस था, मतलब कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, लाइसेंस बनाने के लिए लोगों को बोला था कि अगर आपको इंडस्ट्री स्टार्टअप करना है, अगर आपको बिजनेस स्टार्टअप करना है तो आपको लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। एक्सपोर्ट का लाइसेंस, इंपोर्ट का लाइसेंस, अपनी दूसरी ब्रांच खोलनी है उसका लाइसेंस, बिजनेस सेटअप करने का लाइसेंस, अगर आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है उसका लाइसेंस, मतलब हर चीज में कोई ना कोई डॉक्यूमेंट आपको बनाना पड़ता था। उसको क्या किया गया? हटाया गया। दूसरा इसका मोटिव था एंट्री टू प्राइवेट सेक्टर, मतलब प्राइवेट सेक्टर में एंट्री, इसको बढ़ावा दिया गया। ठीक है, हम पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी रिवाइज कर लेते हैं। तीसरा था डिसइन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया गया, मतलब कि जो गवर्नमेंट थी उसने अपने शेयर्स वापस ले लिए, जो उसने खरीदे उसको वापस ले लिया, मतलब इन्वेस्टमेंट किया था उसको वापस ले लिया, मतलब क्या हो गया? डिसइन्वेस्टमेंट। अगला पॉइंट है आपका लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी, जो फॉरेन पॉलिसीज है उनकी लिबरलाइजेशन कर दिया गया, मतलब फ्रीडम कर दी गई कि आप लोग आइए हमारे कंट्री में, आप इन्वेस्ट करिए। अगर हमारे कंट्री के जो बड़े उद्योगपति हैं लाइक रतन टाटा, वो बाहर जाएंगे, बाहर कंट्री में क्या कर सकते हैं? फ्रीली आप फ्रीडम के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगला है सेटिंग अप ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मतलब कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया गया, सेटअप किया गया। वही चीज है कि बाहर से आइए हमारे देश में क्या किए? इन्वेस्टमेंट करिए। अगला है प्रमोशन बोर्ड, मतलब कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड है इसको सेटअप किया गया, जिससे कि ये बोर्ड क्या करे? लोगों को बोले कि फॉरेन में इन्वेस्ट करो, या इन्वेस्टमेंट हमारा फॉरेन में आना चाहिए, जिससे कि हमारी ग्रोथ हो। ठीक है, अगला है सेटिंग अप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मतलब कि ऐसी जिनमें ज्यादा खर्चा ना करना पड़े, थोड़े पैसे में स्टार्टअप हो जाए, इनका क्या किया गया? इनको इंक्रीज किया गया, सेटिंग इनको मतलब बनाया गया। ठीक है, तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव थे किसके? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो 1991 में आई थी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की हमारे ऑब्जेक्टिव थे। हमने इनके बारे में डीपली पढ़ा है पिछली क्लास में, तो जिन्होंने नहीं देखी वो लोग अगर इससे कम चलाना चाहते हैं चला लो, लेकिन अगर आप चाहो तो पिछली क्लास देख सकते हो। और ये क्वेश्चन ऐसा है जिसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें फोकस रखना। अब हम आते हैं 8th 5 ईयर प्लान, किस पर? 8th 5 ईयर प्लान। अब ये कब का है? इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद का है। तो इसमें क्या क्या चीजों में बात हुई देख लेते हैं। तो इसमें पहला हुआ था फुल स्केल एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना। किसको? फुल स्केल एम्प्लॉयमेंट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मतलब कि इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद हमने फुल स्केल मतलब पूरी तरह एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने की क्यों सोची? क्योंकि हमने उसमें क्या किया था? इकोनॉमिक रिफॉर्म में हमने बोला था कि इंडस्ट्री सेटअप करिए, हम आपसे कोई भी लाइसेंस नहीं मांग रहे, हम आपको पूरी फ्रीडम दे रहे हैं। तो लोगों ने इंडस्ट्री सेटअप की। जब इंडस्ट्री सेटअप होगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ होगा तो मतलब कि एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, अपॉर्चुनिटीज हैं। इसलिए हमने क्या किया था? जो हमारा 8th 5 ईयर प्लान है, जो हमारा रहा था 1992 से लेकर 1997 तक, इसमें फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए हमने इसमें बात की थी। ठीक है, अगला है टू प्रमोट सोशल वेलफेयर मेजर लाइक इंप्रूव्ड हेल्थ केयर सैनिटेशन, मतलब कि सोशल वेलफेयर को प्रमोट किया गया था, जिसमें हेल्थ केयर और सैनिटेशन को प्रमोट किया था, मतलब सफाई और हेल्थ केयर
इसको प्रमोट किया गया था किसमें, 8th 5 ईयर प्लान में। 9th 5 ईयर प्लान की अगर बात करें, 9th 5 ईयर प्लान की बात करें तो इसमें पहला था करेक्ट हिस्टोरिकल इनइक्वालिटीज, मतलब कि जो हिस्ट्री की वजह से इनइक्वालिटीज हैं उनको करेक्ट करना इसका काम था, उनको करेक्ट करना क्या था, इसका काम था। उसके बाद इंक्रीज द इकोनॉमिक ग्रोथ इन द कंट्री, और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको इंक्रीज करना किसका था, 9th 5 ईयर प्लान ये कब हुआ था, 1997 से लेकर 2002 तक, ठीक है। तो इसमें क्या क्या था, पहला था जो हिस्टोरिकल इनइक्वालिटीज है, मतलब इतिहास की वजह से जहां पर असमानता हो रही है उसको करेक्ट करना। दूसरा था कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना, ठीक है, इंक्रीज करना कंट्री की। अगला था पॉपुलेशन कंट्रोल, आपको पता है पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही थी, इसको कंट्रोल करना, ठीक है। आगे का है जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट बाय गिविंग प्रायोरिटी टू एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, मतलब एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट को प्रायोरिटी देकर एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना, मतलब कि जो गांव के लोग हैं जो एग्रीकल्चर करते हैं उनको भी एम्प्लॉयमेंट देना, क्योंकि उनकी कैसी होती है, सीजनल एम्प्लॉयमेंट होती है। क्यों होती है, क्योंकि सीजन है अगर खेती का तो पैसा मिल रहा है, नहीं है तो नहीं है। आपने गेहूं अगर अनाज उगा दिया तो आपको कोई खेतों से पैसा तो मिल नहीं रहा है, वो कब मिलेगा, जब आप उसको रीप करोगे, उसको काट के ले जाओगे मार्केट में बेचोगे, मतलब कि आप कैसे हो, आप सीजनल एम्प्लॉयमेंट हो। जब आपका गेहूं का, जब आपका जो ग्रेन है वो जाएगा मार्केट में तब पैसा मिलेगा, तब तक आप क्या हो, अनएम्प्लॉय हो। तो इसलिए क्या किया गया, एग्रीकल्चर और जो रूरल डेवलपमेंट उसको किया गया, उनको एम्प्लॉयमेंट देने की बात की, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कौन सा, 9th 5 ईयर प्लान। अब बात करते हैं 10th 5 ईयर प्लान का, जो कि 2002 से लेकर 2007 तक था। कौन सा है 10th, इसमें किन किन बात पे बात हुई थी, इसमें हुआ था कि 8% जीडीपी क्या करनी है, ग्रोथ करनी है एक ईयर में। जो जीडीपी है उसको पर ईयर कितना ग्रोथ करना है, 8% ग्रोथ करना है। किसका ये था, 2002 से लेकर 7 तक। अगला था रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी रेट बाय 5%, जो पॉवर्टी रेट है उसको 5% से क्या करना है, कम करना है, ठीक है। अगला इसका था प्रोवाइडिंग गेनफुल एंड हाई क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट एटलीस्ट टू द एडिशन टू द लेबर फोर्स, मतलब कि जो लेबर फोर्स है उसको जो एम्प्लॉयमेंट है वो कैसे करना है, गेनफुल एंड हाई क्वालिटी। ऐसा नहीं है कि लोगों को आपने किसी में भी डाल दिया, कोई काम है 10-12 घंटे उनसे काम करा रहे हो, 2000 रुपए दे रहे हो, मतलब कि ऐसा काम देना पड़ेगा जिससे कि लोग खुशी खुशी करें और उसमें उनको भी बेनिफिट हो जो काम कर रहे हैं, मतलब कि एक हाई लेवल और हाई क्वालिटी का क्या करना था, एम्प्लॉयमेंट देना काम था किसका, 10th 5 ईयर प्लान का। अब बात करते हैं 11th का, दो बच्चे हुए 11 12th। 11th का बात करते हैं, पूरी हमने क्लास देख ली छोटे से लेकर 12th तक की, ठीक है। 11th में आ गए हम, तो 11th का देखते हैं। ये हमारा हुआ था 7 से लेकर 12 तक, ठीक है, 2007 से लेकर 2012 तक। इसमें पहला है इनकम एंड पॉवर्टी, मतलब कि इनकम को बढ़ाना है, पॉवर्टी को घटाना है, इस पर फोकस था। दूसरा पॉइंट है एग्रीकल्चर जीडीपी ग्रोथ ऑफ 4% पर ईयर, मतलब जो एग्रीकल्चर से जीडीपी ग्रोथ हो रही है उसको 4% तक लाना है पर ईयर में, ठीक है। अगला था जनरेशन ऑफ 58 मिलियन एम्प्लॉयमेंट, मतलब 58 मिलियन, ये आपका हो गया 5 करोड़ 80 लाख, इतना आपको क्या करना है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है, ठीक है। उसके बाद आपका था रिडक्शन अनएम्प्लॉयमेंट अमंग द एजुकेटेड टू लेस देन 5%, जो एजुकेटेड है उनका 5% से नीचे क्या करना है, अनएम्प्लॉयमेंट को हटाना है। देखो सिंपल से, अगर आप एजुकेटेड नहीं हो तब अनएम्प्लॉयमेंट हो, बात चलती है। अगर आप एजुकेटेड हो फिर भी आप अनएम्प्लॉय हो, मतलब आप बेरोजगार हो, तो वो चीज नहीं पसती, ठीक है। इसलिए क्या किया गया कि जो एजुकेटेड है उनका कम से कम 5% से नीचे रहे, ये इस पे फोकस किया गया। अब बात करते हैं 12th 5 ईयर प्लान, जो कि हमारा लास्ट था, 12 से लेकर कब तक, 17 तक, ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो पहला है टू रिमूव जेंडर एंड सोशल गैप इन स्कूल एनरोलमेंट, मतलब कि जब स्कूल में कोई एनरोलमेंट करने जाता है तो उसमें जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, गर्ल्स को बढ़ावा देना चाहिए, बॉयज को बढ़ावा देना, मतलब दोनों में जेंडर में क्या हो, इक्वलिटी हो, उसमें कोई गैप ना हो। दूसरा है टू इनहेंस एक्सेस टू हायर एजुकेशन, मतलब कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको हायर एजुकेशन के लिए भी प्रमोट करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि 12th के बाद भी कोई जिंदगी होती है। मोस्टली अभी गांव में क्या होता है कि 12th हुई, बच्चे की शादी कर दी, उनको जो काम करने पकड़ा दिया, तो उसको क्या किया गया, हायर एजुकेशन के बताया गया, आप बीकॉम कर सकते हो, बीए कर सकते हो, आप बड़े बड़े आईआईटीज में जा सकते हो, आप बीटेक कर सकते हो, जिससे कि आपको अच्छी जॉब मिले, आप बाहर की कंट्रियों में जाके अपनी ग्रोथ कर सकते हो, तो इसको बढ़ावा दिया गया। जो अगला पॉइंट है वो है टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल विलेजेस, गांव में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड किया गया। अगला पॉइंट है जनरेट 50 मिलियन, मतलब 50 मिलियन न्यू वर्क अपॉर्चुनिटी इन द नॉन फार्म सेक्टर, मतलब कि जो नॉन फार्म सेक्टर है, एग्रीकल्चर को छोड़कर जो और सेक्टर्स है उनमें 50 मिलियन एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि 5 करोड़ रोजगार देने की बात करी इसमें 12th 5 ईयर प्लान में। तो ये हमारे सब 5 ईयर प्लान हो गए। लास्ट जो हमारा इसका टॉपिक है यूनिट 3 का,
छोटा छोटा सा था टॉपिक, जितना इतना डीपली नहीं था, इसलिए मैंने क्या किया, इसको जितना कवर हो सकता था अच्छे से मैंने कवर किया, कोई पॉइंट छोड़ा नहीं, ठीक है। और मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया आपको कि 5 ईयर प्लान से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि इतने सारे 5 ईयर प्लान है, वो उनको पता है, आप नहीं लिख पाओगे, ठीक है। डिपेंड करता है आप कैसे क्वेश्चंस को डील करते हो कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो 5 ईयर प्लान से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ये मिल सकता है कि 5 ईयर प्लान का इंपैक्ट क्या हुआ था, उससे क्या क्या कौन कौन से टॉपिक पे बात हुई थी, कितना उसके मतलब ड्रॉबैक्स थे, कितने उससे हमें अचीवमेंट हुए थे, ये क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन कोई ये पूछे कि 11th 5 ईयर प्लान के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन पोस्ट प्लानिंग एरा, मतलब प्लानिंग के बाद जो प्लानिंग का एरा था उसमें ग्रोथ हुई कि नहीं हुई और कितनी हुई, उससे बात करेंगे। मतलब कि 1991 में जो हमारी प्लानिंग हुई थी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आई थी, उनके बाद का जो एरा था, मतलब उनके बाद का जो टाइम था, उसमें ग्रोथ हुई कि नहीं हुई, बात करेंगे उसकी। तो पहला है द एवरेज रेट्स ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इन द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड 91 से लेकर 92, मतलब 1991 से 92 एक साल हो गई, उसके बाद 2000 से लेकर 2001 के बीच में क्या हुआ, जो एवरेज रेट था ग्रोथ का, वो कितना हो गया था, 6% पहुंच गया था। कितना था, 6% पहुंच गया था। इसके साथ साथ क्या हुआ, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स थे उनका ग्रोथ क्या हुआ, 6.3% पहुंच गया, मतलब ग्रोथ हुई है। उसके बाद क्या हुआ, जो माइनिंग था, जिससे कोयला निकलता था, उसमें 3.3 इंक्रीजमेंट हुआ। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी 6.6%, मतलब कि ये 6%, ये 6.3%, 3.3 और 6.6% से क्या हुई थी, ग्रोथ हुई थी। किससे, जो हमने प्लानिंग की थी, किसमें, 1991 में। अगर ये पूछता है आपसे इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, इंडियन इकोनॉमी अगर आज की डेवलपिंग इकोनॉमी है, ठीक है, तो उसके पीछे रीजन क्या, तो आप सीधा बोल देना कि 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रीजन है, जिनमें 3 आते हैं, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। अगली बात करते हैं, तो इसमें और क्या चीज हुई थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ हुई थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या हुई, ग्रोथ हुई। दूसरा है एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ हुई, और तीसरा है इन्फ्लेशन, महंगाई डाउन हुई थी, और एम्प्लॉयमेंट कैसी हुई थी, इंक्रीज हुई, ठीक है। तो हमने मोटा मोटा देख लिया यूनिट 3 में जो ग्रोथ है, प्री एंड पोस्ट रिफॉर्म, उनमें कैसे कैसे हमने किन किन चीजों पर डील की, 12 5 ईयर प्लान थे उनको देख लिया, ठीक है। जो क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने बता दिया आपको। तो यहाँ पे हमारा यूनिट 3 क्या होता है, एंड होता है। आई थिंक आपको हर चीज समझ में आ रही है, ठीक है। अगर आप इन क्लासेस को अच्छे से कर लोगे तो ये सिर्फ आपको कॉलेज में नहीं, ये आपको लाइफ में हेल्प करने वाले हैं। मैंने इन क्लासेस के नोट्स इन क्लासेस को ऐसे प्रोवाइड किया है जिससे आपका एग्जाम के साथ साथ आपके अंदर भी डेवलपमेंट आए। मैं भी बहुत कुछ सीख रहा हूं आपको पढ़ाते पढ़ाते। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि 5 ईयर प्लान क्या आते हैं, आप बता सकते हो। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें पता नहीं होता कि इंडियन इकोनॉमी ग्रो कैसे कर रही है। उनको बस ये लगता है कि हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोग काम कर रहे हैं, बिजनेस आ रहा है, अंबानी अमीर होता जा रहा है, इससे बढ़ रही है। तो ये सब चीजें आप लोग अगर इसको अच्छे से पढ़ो तो आपको समझ में आ जाएगा कि इकोनॉमी ग्रोथ कैसे करती है, कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं। इकोनॉमिक्स एक बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, हमारे साथ पढ़ते रहिए, हम आपको पढ़ाते रहेंगे। थैंक यू।